हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद ने स्वाधीनता का आशय किन संदर्भों में ग्रहण किया, इसकी विवेचना करें। आज हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति का अभिप्राय प्रेमचंद के लिए केवल लेखन ही नहीं बल्कि वह तो उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था और यह अकारण अथवा महज संयोग नहीं माना जा सकता कि उनके लेखन साहित्य का अधिकांश भाग स्वाधीनता आंदोलन के बाह्य और आंतरिक पक्षों का अत्यधिक गहराई से विश्लेषण करता है और इसीलिए आज की आलोचनात्मक भाषा में यह माना जा सकता है कि स्वाधीनता विमर्श प्रेमचंद के लेखन का मुख्य बीज तत्व है, क्योंकि प्रेमचंद पूर्ण स्वराज के प्रबल समर्थक थे और स्वराज की उनकी धारणा इस आधार पर देश के शोषितों पीड़ितों के स्वराज प्राप्ति के साथ ही पुष्टि होती थी। अतः प्रेमचंद की स्वाधीनता विषयक इन अधिकांश रचनाओं के आधार पर जो तथ्य उभर कर सामने आते हैं, उनके अनुसार उन्होंने स्वाधीनता के निम्नलिखित आशय ग्रहण किए। पहला है उपनिवेशवाद से मुक्ति। प्रेमचंद ने अपने लेखन में स्वाधीनता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण आशय भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराना ग्रहण किया और वह हर कीमत पर भारत को इस अंग्रेजी शासन से मुक्त होते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि वह यह बात भली भांति जानते थे कि पराधीनता सबसे बड़ा अभिशाप है। दूसरा है किसानों की स्वाधीनता। अपने लेखन के क्षेत्र में प्रेमचंद ने स्वाधीनता का दूसरा आशय किसानों की स्वाधीनता ग्रहण किया। अतः यहाँ पर वह स्वाधीनता दोहरे अर्थ में ही उभरकर अत्यधिक प्रासंगिक बनती है। प्रेमचंद यह चाहते थे कि भारत अंग्रेजी दास्ता से स्वाधीन हो और इस स्वाधीन भारत के किसान भी जमींदारों की दास्ता से स्वाधीनता प्राप्त करें। तीसरा है सामंतवाद के प्रभाव से भारतीय समाज की मुक्ति। प्रेमचंद ने अपने लेखन के आधार पर स्वाधीनता का तीसरा महत्वपूर्ण आशय यह ग्रहण किया कि भारतीय समाज सामंतवाद के गहरे प्रभाव से शीघ्र मुक्ति प्राप्त करे, क्योंकि जब तक देश में सामंती व्यवस्था विद्यमान रहेगी और वर्ण भेद जारी रहेगा, तब तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक स्वाधीनता प्रभाव नहीं हो सकेगी और जाति भेद में व्यापक रहने से एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कभी संभव नहीं हो सकती। चौथा है स्त्रियों की स्वाधीनता। स्वाधीनता के चौथे आशय को प्रेमचंद ने अपने लेखन में स्त्रियों की स्वतंत्रता से जोड़ा, क्योंकि जब तक हमारे समाज में स्त्रियां स्वाधीन नहीं होंगी तब तक स्वाधीनता अधूरी रहेगी और समाज व राष्ट्र के समुचित विकास तथा उन्नति के लिए उन्होंने स्त्रियों की मुक्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। पांचवा है दलित स्वतंत्रता। प्रेमचंद के लेखन में स्वाधीनता का एक अन्य महत्वपूर्ण आशय था छुआछूत की भावना को सदैव के लिए समाप्त करना। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य था कि प्रेमचंद ने अंतिम दिनों के अपने लेखन का अधिकांश भाग दलित मुक्ति के संदर्भ में ही समर्पित किया था। छठा है मानसिक गुलामी से मुक्ति। प्रेमचंद ने दिमागी गुलामी से स्वाधीनता को भी अपने लेखन का आशय बनाया था। इसी आधार पर उनका यह मानना था कि कोई भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक कि व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय मानसिक गुलामी से मुक्ति प्राप्त करे।
सातवां है मजदूरों की शोषण तथा दमन से मुक्ति। प्रेमचंद किसानों के साथ ही मजदूरों को भी एक प्रकार से शोषण मुक्त देखना चाहते थे, इसलिए उनके लिए स्वाधीनता का एक अन्य आशय पूर्णतः शोषण मुक्ति समाज का निर्माण करना था। वह इसी समाज से निर्मित होकर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भी परिवर्तित हो। अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रेमचंद की राष्ट्रवाद और अवधारणा पूर्णतः स्वाधीनता के अवधारणा केंद्रित है। उनके लिए स्वाधीनता का आशय उतना ही विस्तृत है जितना उनके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ है। अतः राष्ट्रीय चेतना जब सामाजिक चेतना से मिश्रित होती है तभी वह मनुष्य धर्मी चेतना के रूप में परिवर्तित होती है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद के स्वाधीनता संबंधी आशयों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।